नमस्कारं सर्वेषां छात्राणां स्वागतम् अस्ति। अद्य वयं स्नातकद्वितीयवर्षस्य कक्षायां संस्कृतसाहित्येतिहासः इति विषयम् आधारीकृत्य भवभूतेः नाटकानां विषये पठिष्यामः। नमस्कार विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने महाकवि भवभूति जी के जो प्रथम नाटक था जिसका नाम था महावीर चरितम के विषय में पढ़ा था। आज हम उनके दो नाटकों के विषय में पढ़ेंगे। पहला तो है मालती माधवम, जो कि एक प्रकरण विधा का रूपक है, और दूसरा है उत्तर रामचरितम, जो एक प्रसिद्ध नाटक है उनका, करुण रस प्रधान। तो सबसे पहले हम जानते हैं मालती माधवम। मालती माधवम 10 अंकों का एक प्रकरण है। इसमें भूरी वसु की पुत्री मालती तथा देवरात के पुत्र माधव के विवाह की मुख्य कथा है। देख लीजिए वापस से, 10 अंकों का एक प्रकरण है यह। इसमें भूरी वसु की पुत्री कौन है? भूरी वसु की पुत्री मालती तथा देवरात के पुत्र कौन है? माधव। उन दोनों के विवाह की मुख्य कथा है। दोनों के विवाह का निश्चय उनके पिताओं ने तभी कर लिया था जब वे स्वयं विद्यार्थी थे, किंतु वे अपनी योजना कार्यान्वित नहीं कर सके थे। कारण यह था कि भूरी वसु जिस राजा का मंत्री था वह राजा मालती का विवाह अपने चचेरे भाई नंदन के साथ करना चाहता था। इसीलिए कामंदकी नामक योगिनी को मालती और माधव के विवाह का भार दिया जाता है। देखिए लीजिए, वापस से समझ लीजिए। दोनों के विवाह का निश्चय उनके पिताओं ने तभी कर लिया था। मालती और माधव के पिता जो थे दोनों, उन्होंने तभी ये निश्चय कर लिया था जब वे दोनों विद्यार्थी थे, किंतु वे अपनी योजनाओं को कार्यान्वित इसलिए नहीं कर पाए। कारण यह था कि भूरी वसु जिस राजा का मंत्री थे, भूरी वसु जिस राजा के मंत्री थे, वे राजा जो है मालती का विवाह अपने चचेरे भाई, भूरी वसु जिस राजा के मंत्री थे, वह जो राजा था वो मालती का विवाह अपने चचेरे भाई नंदन के साथ करना चाहते थे। इसलिए कामंदकी नामक योगिनी को मालती और माधव के विवाह का भार दिया गया। इसके साथ साथ मकरंद और मदयंती का प्रेम प्रसंग भी चलता है। एक कथा तो मालती और माधव की चलती है और दूसरी कथा इसके साथ साथ मकरंद और मदयंती का भी प्रेम प्रसंग इस नाटक में चलता, इस प्रकरण में चलता है। यहाँ मुख्य प्रेमी गौण हो गए हैं और गौण प्रेमी अधिक रोचक हो गए हैं। मालती का अपहरण कापालिकों के द्वारा किया जाता है। मालती का अपहरण हो जाता है, कापालिकों के द्वारा किया जाता है, और अघोर घंट नामक कापालिक देवी को मालती की बलि देने की तैयारी करता है। संयोगवश माधव अघोर घंट को मारकर मालती को बचा लेता है। उन दोनों का गुप्त विवाह हो जाता है। उधर मकरंद का मालती के वेश में नंदन से विवाह करवाया जाता है। उधर मकरंद का मालती के वेश में नंदन से विवाह कराया जाता है, जिससे नाटक में हास्य तत्व की सृष्टि हो जाती है, हास्य रस की उद्भावना हो जाती है। भवभूति इस नाटक की रचना में कामशास्त्र तथा नाट्यशास्त्र के प्रभाव में थे। इसीलिए उन्होंने प्रेम की सभी सूक्ष्म अवस्थाओं का वर्णन इस प्रकरण में किया है तथा विभिन्न रसों के परिपाक का भी प्रयास किया है। इस नाटक में श्रृंगार मुख्य रस है, किंतु भयानक, अद्भुत, रौद्र आदि रस भी यथेष्ट हैं। शमशान, तांत्रिक साधना आदि का निरूपण इसमें बहुत रोचक और काव्यात्मक रूप में किया गया है। अब हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण नाटक जो है वह शुरू होता है।
जिसका नाम है उत्तर रामचरितम। यह भवभूति जी का सर्वश्रेष्ठ नाटक है। इसीलिए अब हम भवभूति जी के प्रसिद्ध नाटक उत्तर रामचरितम के विषय में पढ़ेंगे, जो रामायण की उत्तरकांड पर आश्रित है। उत्तरार्ध जो उत्तर रामायण है उसके ऊपर यह आश्रित है यह नाटक, इसलिए इसके विषय में पढ़ते हैं। यह भवभूति का सर्वश्रेष्ठ नाटक माना जा सकता है, इसलिए एक सूक्ति प्रसिद्ध है काव्य शास्त्र के समीक्षकों में। क्या सूक्ति प्रचलित है? उत्तरे रामचरिते भवभूतिर्विशिष्यते। उत्तरे रामचरिते भवभूतिर्विशिष्यते। इसमें राम के उत्तरवर्ती जीवन के करुण पक्ष का नाट्य रूप में प्रस्तुतिकरण किया गया है। देख लीजिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें राम के उत्तरवर्ती जीवन, राम के उत्तरवर्ती यानी राज्याभिषेक के पश्चात वाला जो जीवन है, वो उत्तर अयोध्या से लौटने के बाद जो घटनाएं घटती है उसका, इसमें राम के उत्तरवर्ती जीवन के करुण पक्ष का नाट्य रूप में प्रस्तुतिकरण किया गया है। इस नाटक में 7 अंक हैं। रावण को मारकर जब राम अयोध्या लौटते हैं तब उनके सुख के दिन क्षणिक रूप में ही आते हैं। थोड़े समय के लिए उनके अच्छे दिन आते हैं और क्षणिक रूप में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि वे गुप्तचर से सीता के विषय में लोकापवाद सुनते हैं। क्योंकि वे गुप्तचर सीता के विषय में, गुप्तचर के मुख से सीता के विषय में लोकापवाद सुनते हैं, और लोकापवाद सुनकर वह जो जनता के लिए सीता का परित्याग कर देते हैं। राम के आदेश से लक्ष्मण सीता को गंगा तट पर वन में छोड़ देते हैं। सीता गर्भवती है, वह वाल्मीकि के आश्रम में पहुंच जाती है, जहां उसे कुश और लव 2 पुत्र होते हैं। राम सीता के त्याग से भीतर ही भीतर घुटते रहते हैं, किंतु अपने दुख को प्रकट नहीं कर पाते। शंभूक का वध करने के लिए वे दंडकारण्य पहुंचते हैं, जहां पंचवटी को देखकर वे विह्वल हो उठते हैं। और भवभूति ने इस नाटक के 3य अंक में छाया दृश्य की योजना की है, जिसमें सीता अदृश्य होकर राम को देखती है। तो छाया सीता की कल्पना, छाया दृश्य इसमें अद्भुत है, 3य अंक में प्राप्त होता है। तो इसमें क्या है? जिसमें सीता अदृश्य होकर राम को देखती है। राम का भीतरी भाव यहाँ मुक्त रूप से प्रकट होता है। राम का जो आंतरिक हृदय है वो यहाँ पर प्रकट होता है, मुक्त रूप से प्रकट होता है। राम अयोध्या में अश्वमेध यज्ञ करते हैं। यज्ञ का अश्व भ्रमण करते हुए वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचता है, जहां लव उसे पकड़ लेता है। लव उस घोड़े को, अश्वमेध के घोड़े को पकड़ लेता है। लक्ष्मण का पुत्र चंद्रकेतु अश्व रक्षक है। अश्व की रक्षा करने वाला कौन है? लक्ष्मण का पुत्र चंद्रकेतु अश्व का रक्षक है। इसीलिए वह लव से उसका युद्ध होता है। लव जृंभकास्त्र का प्रयोग करता है। जृंभास्त्र का प्रयोग जब करता है, जिससे राम की सारी सेना सो जाती है। राम स्वयं युद्ध भूमि में आकर अपने पुत्रों को पहचानते हैं। 7वें अंक में अयोध्या में वाल्मीकि रचित रामायण राम विषयक नाटक का अभिनय होता है, जिसमें सीता के परित्याग के बाद की घटनाएं दिखाई जाती है। नाटक के अंदर ही एक और नाटक होता है, इसीलिए इन्होंने यहाँ पर लिखा है कि राम स्वयं युद्ध भूमि में आकर अपने पुत्रों को पहचान लेते हैं। और 7वें अंक में अयोध्या में वाल्मीकि रचित राम विषयक नाटक का अभिनय किया जाता है, जिसमें सीता के परित्याग के बाद की घटनाएं दिखाई जाती है। नाटक के बीच नाटक का यह प्रयोग गर्भ नाटक कहलाता है। नाटक के बीच यह नाटक का प्रयोग गर्भ नाटक कहलाता है। ये नया प्रयोग किया है इन्होंने। इसमें सीता को लोकापवाद से मुक्त करके राम से मिला दिया जाता है। इस प्रकार नाटक की सुखद परिणति हो जाती है। इस नाटक में भवभूति ने नाट्य तथा काव्य
का अद्भुत सामंजस्य दिखाया है। इस नाटक का कथानक करुण रस से ओतप्रोत है, करुण रस से आप्लावित है। इस नाटक का जो कथानक है, इस नाटक की जो कहानी है, वो बहुत करुण रस से भरी हुई है। बहुत दुखी इसमें होता है। राम का दुख व्यक्त इसमें प्रकट हुआ है। जब वे सीता का परित्याग कर देते हैं तो भीतर वो बहुत दुखी होते हैं, किंतु प्रजा के अनुरंजन के लिए उन्हें यह कार्य करना पड़ता है। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा, इस नाटक में भवभूति ने नाट्य तथा काव्य का अद्भुत सामंजस्य दिखाया है। इस नाटक का कथानक करुण रस से भरा हुआ है। इसमें निम्न कोटि का हास्य बिल्कुल नहीं है। अभिज्ञान शाकुंतलम जहाँ आनंद और सौंदर्य का वातावरण प्रस्तुत करता है, वहीं उत्तर रामचरित गंभीर और कारुणिक वातावरण का प्रस्तुतिकरण करता है। उसमें तो श्रृंगार और सौंदर्य इत्यादि था अभिज्ञान शाकुंतलम में तो, लेकिन यहाँ उत्तर रामचरितम में क्या है, गंभीर और कारुणिक वातावरण प्रस्तुत किया गया है। इसीलिए इस नाटक में वर्णित प्रकृति भी भयावह और विस्मय उत्पन्न करने वाली है। गंभीरता, आध्यात्मिकता और दाम्पत्य प्रेम की उदात्तता में भवभूति अद्वितीय हैं। ये तीन गुण भवभूति के अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहला क्या है, गंभीरता, दूसरा क्या है, आध्यात्मिकता, और तीसरा है दाम्पत्य प्रेम की उदात्तता में भवभूति अद्वितीय है। अपने तीन रूपकों में भवभूति एक योजना के अनुसार काम करते हैं। महावीर चरितम जहाँ जीवन के प्रथम चरण से संबद्ध नायक और नायिका को चुनकर वीर रस को मुख्य रस बनाता है, वहीं मालती माधव नायक और नायिका के श्रृंगार रस को मुख्यता देता है, और उत्तर रामचरितम में नायक और नायिका की प्रौढ़ावस्था के कारण करुण रस को चुना गया है। इस प्रकार संपूर्ण जीवन को उन्होंने अपने तीन नाटकों में व्यवस्थित करके श्रोताओं और दर्शकों के सम्मुख रखा है। अतः यहाँ पर हमारे भवभूति जी के तीन नाटक महावीर चरितम, मालती माधवम एवं उत्तर रामचरितम का समापन होता है। अगले वीडियो में हम वेणी संहार नाटक के विषय में पढ़ेंगे, जो भट्ट नारायण जी की रचना है। तब तक यहीं विराम देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।